गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर एस.के. यादव आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे सुपरिटेंडेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। तो डियर, जैसा कि हम लोगों ने जो है अभी तक जेनेटिक्स वाले जो पार्ट है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब जेनेटिक्स को कंप्लीट करने के बाद में हम लोगों ने उसके अंदर जो डिजीजेज हैं उनकी तरफ देख रहे थे हम लोग, और डिजीज के साथ में उनकी जो प्रॉब्लम्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनके वो भी हम समझने का प्रयास कर रहे थे। तो कल जैसे कि हम लोगों ने हीमोफीलिया समझा था, हीमोफीलिया क्या होता है, पेडिग्री एनालिसिस समझा था, पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, और उसी के साथ में हम लोगों ने ये समझा था कि जो हीमोफीलिया है इसकी वंशागति किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से हमारे पास में प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। आज हम दूसरी बीमारियों के बारे में जानेंगे और उनसे रिलेटेड जो प्रश्न हमारे पास आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं हम लोग अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ, और जहाँ पे करेंगे आज का हम टॉपिक की शुरुआत। अच्छा, इसके अंदर मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो हमारा ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम से जो आप लोगों को पढ़ाया गया है, जैसे बायोलॉजी में मैंने आपको जो चैप्टर कराए हैं, जैसे पहला चैप्टर था आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा था प्लांट रिप्रोडक्शन, और तीसरा चैप्टर था अपना जेनेटिक्स वाला। तो इन चैप्टर्स में जो जो मैंने पढ़ाया है उसके ऊपर या उसके बिहाफ पर आपसे प्रश्न कराए जाएंगे सॉल्व। तो जैसा कि पहले हम लोगों ने एक प्री टेस्ट लिया था, उसी प्रकार से आपका एक पोस्ट टेस्ट भी होगा। तो आप लोग जितना भी पढ़ा दिया गया है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे उनका सही सही उत्तर दीजिएगा, और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं आज का टॉपिक। तो डियर, इसके अंदर हम लोग जो है पहले बात कर लेंगे यहाँ पर कलर ब्लाइंड की। ठीक है, जो कलर ब्लाइंडनेस होती है ये क्या होती है, पहले सबसे पहले हम इसी को लेके चलते हैं। ठीक है, और इसकी वंशागति किस प्रकार की होती है। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, जो कलर ब्लाइंडनेस है ये क्या होती है, इसकी वंशागति किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो देखिए इसकी बात करें तो सबसे पहली चीज तो ये समझ लीजिए, जिस प्रकार से हीमोफीलिया सेक्स लिंक डिजीज थी उसी प्रकार से यह भी आपकी सेक्स लिंक डिजीज होती है। तो इसको हम क्या बताते हैं, यह भी एक प्रकार की सेक्स लिंक्ड डिजीज है। तो ये भी क्या है, ठीक है, सेक्स लिंक्ड डिजीज होती है, जिस प्रकार से हीमोफीलिया देखने को मिलता है। अब ये जो हमारे पास देखने को मिलती है वो किसकी वजह से देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है हमारे पास एक रेसेसिव फैक्टर की वजह से। ठीक है, तो ये जो है रेसेसिव फैक्टर की वजह से होती है, यह है रेसेसिव, यह है रेसेसिव जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है, जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है, जिसकी सूचना एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित रहती है, एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित रहती है। तो इसकी जो सूचना मिलेगी हमें कहाँ मिलेगी, एक्स क्रोमोसोम पर मिलेगी। अब ये जो हमारे पास डिसऑर्डर है, ये जो हमारे पास डिजीज है, हम इसकी बात करें तो यहाँ पे कुछ चीजें हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, जबकि जो मेल होता है उसमें केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा। तो यदि हम मान लेते हैं कि जो पुरुष है, पुरुष के अंदर अगर एक्स क्रोमोसोम आ गया जिसके ऊपर ये कलर ब्लाइंडनेस वाला कैरेक्टर है, तो पुरुष तो आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंड हो जाएगा। वहीं हम बात करते हैं फीमेल की, अगर फीमेल के पास में एक ऐसा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है जिसके पास में इसका कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो फीमेल के ऊपर वो पूरी तरह से प्रभावित नहीं होगा जब तक कि दूसरा एक्स क्रोमोसोम भी हमारा इसी कैरेक्टर वाला ना हो, क्योंकि रेसेसिव कंडीशन है यहाँ पे। तो फीमेल के अंदर तो होगा ये होमोजाइगस कंडीशन की वजह से, और जो मेल होगा वहां पर ये पहुंचेगा हेट्रोजाइगस कंडीशन की वजह से। ठीक है, तो इसमें क्या बताते हैं यहाँ पे, देखिए आगे। अब ये जो हमारे पास आता है डिजीज जो होती है, उसमें क्या होता है, ये जो एक्स क्रोमोसोम है उसकी वजह से, ठीक है,
जो हमारे आईज होती हैं, आईज के अंदर कोन सेल्स होती हैं, ये जो कोन सेल्स होती हैं ये कलर को दिखाने का काम करती हैं, ठीक है, कलर को प्रदर्शित करने का काम करती हैं। अब अगर आपके पास में कोई रेड वाली सेल डिफेक्टेड हो जाए और ग्रीन वाली सेल डिफेक्टेड हो जाए तो आप रेड या ग्रीन के अंदर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे कि जो पर्सन है उसको एक स्पेसिफिक कलर दिखाई नहीं देता है, कुछ को रेड कलर दिखाई नहीं देगा, कुछ को ग्रीन कलर दिखाई नहीं देगा, तो उसी चीज को हम यहाँ पर दर्शाते हैं। तो हम क्या बताएंगे, इस डिसऑर्डर में, इस डिसऑर्डर में रेड अथवा ग्रीन आइकॉन्स, रेड अथवा ग्रीन आइकॉन्स, रेड तथा ग्रीन में विभेदन करने में असक्षम हो जाती हैं, असक्षम हो जाती हैं, असक्षम हो जाती हैं, हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, यह डिसऑर्डर एक्स क्रोमोसोम में उपस्थित एक्स क्रोमोसोम में उपस्थित कुछ जीन्स के म्यूटेशन मतलब बेटा उत्परिवर्तन के, कुछ जीन्स के म्यूटेशन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। अब आपसे पूछा जाता है कि कितने % मेल के अंदर ये डिसऑर्डर पाया जाता है और कितने % फीमेल के अंदर ये डिसऑर्डर पाया जाता है, तो उसका आंसर भी हम दे देते हैं। यहाँ पर क्या बताते हैं, यह डिसऑर्डर 8% मेल तथा 0.4% फीमेल्स में पाया जाता है, फीमेल्स में पाया जाता है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में आगे जानेंगे, तो पहले ये देख लीजिए आप लोगों ने ये नोट किया कि नहीं किया। देखिए, यह परसेंटेज इसलिए इतनी अलग-अलग होती है, तो आपने देखा ना कि नर तो मिलेंगे आपके 8%, जबकि मादाओं के अंदर यह 0.4% केसेस में देखने को मिलेगा। तो क्यों इतने अलग-अलग इसकी संख्या है, तो उसको हम बताते हैं। यह परसेंटेज इसलिए अलग-अलग होती है क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस के जीन एक्स क्रोमोसोम पर
पर उपस्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। मेल्स में केवल एक एक्स क्रोमोसोम, मेल्स में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि फीमेल्स में दो एक्स क्रोमोसोम्स उपस्थित रहते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक महिला है, उस महिला के पास में एक एक्स क्रोमोसोम ऐसा है जिसके पास यह जीन उपस्थित है। तो ऐसे केस के अंदर जो महिला है वो कैरियर बन जाएगी, क्योंकि उसके पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम ऐसा है। तो कैरियर की जो संतानें होंगी उसमें से 50% संतानें ही आपके कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित रहेंगी। अगर हम बात कर लें कि अगर हमारे पास महिला है, महिला के दोनों एक्स क्रोमोसोम आपके इस प्रकार के हैं, तो महिला क्या हो जाएगी? कलर ब्लाइंड हो जाएगी। अगर महिला कलर ब्लाइंड हो जाएगी तो उसकी जितने भी संतानें होंगी उसमें से आपकी सारी लड़कियां कैरियर बनेंगी और सारे लड़के कलर ब्लाइंड होंगे। ठीक है, तो हम क्या बताते हैं? यदि महिला में एक एक्स क्रोमोसोम कलर ब्लाइंडनेस वाला होता है, तो महिला कैरियर बनती है। कैरियर मतलब बीमारी की वाहक। जबकि महिला में यदि दोनों एक्स क्रोमोसोम कलर ब्लाइंडनेस वाले होते हैं, तो महिला भी कलर ब्लाइंड होगी। यदि मेल में उपस्थित एक्स क्रोमोसोम कलर ब्लाइंडनेस वाला होता है, तो मेल कलर ब्लाइंड होगा। अगर मेल के अंदर ये कलर ब्लाइंड वाला आ जाए तो मेल जो है कलर ब्लाइंड होगा। ठीक है, नोट करिए इसको फटाफट। फिर इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास में प्रश्न किस प्रकार के आते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास प्रश्न आया। ठीक है, क्वेश्चन लेके चलते हैं। यदि एक
कलर ब्लाइंड महिला का विवाह एक हेल्दी मेल के साथ या स्वस्थ पुरुष के साथ होता है तो इनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में कलर ब्लाइंडनेस की वंशागति क्या होगी? तो इनसे उत्पन्न होने वाली संतानों में कलर ब्लाइंडनेस की वंशागति क्या होगी? ये हमारा प्रश्न है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं इनकी वंशागति कैसी होगी। ये अगली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब हमने बताया कि जो महिला है, प्रश्न में देखिए आप क्या बताया हमने, जो महिला है वो है कलर ब्लाइंड, ठीक है। तो अगर हम इनका जीनोटाइप बनाएं, ठीक है, तो जीनोटाइप कैसे बनेगा हमारा? जो फीमेल है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इसका आंसर। तो आंसर क्या होगा इसका? देखिए जो फीमेल है, फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल के केस में मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप पीछे चलेंगे तो पीछे ये बताया था हमने कि जबकि महिला में यदि दोनों एक्स क्रोमोसोम कलर ब्लाइंडनेस वाले होते हैं तो महिला भी कलर ब्लाइंड होगी। तो मतलब महिला के केस के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन आया है ये कलर ब्लाइंड है, जैसे कि हमने बताया। देखिए ये कलर ब्लाइंड है। अगर महिला कलर ब्लाइंड है तो इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम कैसे हो जाएंगे? ठीक है, जिनके पास में दोनों ही एक्स क्रोमोसोम के पास में म्यूटेशन वाले जीन उपस्थित हैं। ठीक है, अब मेल की बात कर लेते हैं। मेल कैसा है? यहाँ पे मेल को हमने बताया हेल्दी है। ठीक है, अब पीछे वाले फिर से पैराग्राफ को पढ़ते हैं कि यदि मेल में एक्स क्रोमोसोम कलर ब्लाइंड वाला होता है तो मेल कलर ब्लाइंड होगा। अब यहाँ पे एक ही एक्स क्रोमोसोम है, अगर वो भी आपका कलर ब्लाइंड होगा तो मेल कलर ब्लाइंड होगा। लेकिन हमारा प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि जो मेल है वो हेल्दी है, जो नर है वो हेल्दी है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो जीनोटाइप हो जाएगा वो एक्स और वाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस प्रकार से हम इसकी वंशागति को प्रदर्शित करेंगे। और कैसे प्रदर्शित करेंगे देखिए, तो इधर रखते हैं हम फीमेल और इधर रखेंगे हम मेल। ठीक है, फीमेल के पास में क्या उपस्थित है? फीमेल के पास है एक्स और एक्स, और दोनों ही कैसे हैं? कलर ब्लाइंड। जो मेल है हमारा, मेल के पास उपस्थित है एक्स और वाई, ये कलर ब्लाइंड वाला एक्स नहीं है। ठीक है, तो अब वंशागति बना लेते हैं। इनकी वंशागति कैसी होगी? ठीक है, तो ये एक्स आएगा, ये एक्स आएगा। ठीक है, ये एक्स आएगा। ठीक है, और ये वाई आएगा। इधर दिखा दिया हमने। यहां पर ये वाई है तो ये एक्स वाला केस आ जाएगा। ठीक, ये एक्स है, ठीक है, तो ये वाला एक्स आ जाएगा। ठीक, आप इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक, अगर इसके अंदर आपको कंफ्यूजन होता है कि ऐसे क्रॉस हमारे समझ में नहीं आती है, इसमें आपको कंफ्यूजन होता है, तो इसका एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पहले इन केस की हम बात कर लेते हैं, कौन कहां से आ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम यहां पे इसके ये एक्स और ये एक्स यहां से आया। ठीक है, ये जा रहा है यहां पर ये एक्स और ये वाला एक्स।
ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे केस की। तो ये x इसके साथ, ये y इसके साथ, ठीक है, ये x इसके साथ और ये y इसके साथ। ठीक, अब हमारे पास में ये क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, देखिए यहां पर निष्कर्ष क्या निकल रहा है हमारा, निष्कर्ष दिखाएं। एक ये केस, एक ये केस, एक ये केस और एक ये केस। तो हम दिखा रहे हैं कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 4 संतानें होंगी, 4 में से 2 नर होंगे, 2 मादा होंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास ये है, ये क्या है, ये है फीमेल क्योंकि XX है। ये क्या है, ये है मेल क्योंकि XY है। ऐसे ही यहां पर ये भी क्या है, फीमेल क्योंकि XX है, और यहां पे ये क्या है, ये है मेल क्योंकि XY है। अब जरा इनकी कंडीशन को देखकर समझिए कि हमारे पास क्या आंसर आएगा यहां पे। तो हमारे पास 2 यहां पर महिलाएं बनी या 2 कन्याएं बनी। ये जो 2 महिलाएं हैं, दोनों महिलाओं के पास में एक एक्स क्रोमोसोम कैसा है, कलर ब्लाइंडनेस वाला, जबकि दूसरा एक्स क्रोमोसोम कैसा है, सिंपल वाला। ठीक है, तो जो हमारे पास कलर ब्लाइंड वाले के साथ में सिंपल वाला आपका क्रोमोसोम चला गया, तो उसकी वजह से महिला के अंदर कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। पीछे क्या पढ़ा था, यदि महिला में एक एक्स क्रोमोसोम कलर ब्लाइंडनेस वाला हो या होता है तो महिला कैरियर बनती है। तो अगर एक एक्स क्रोमोसोम आपका कलर ब्लाइंडनेस वाला होगा तो महिला क्या बनेगी, कैरियर। ठीक, तो अब यहां पे केस में आप देखिए, ये महिला कैसी है, कैरियर, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम इसका डिजीज वाला है और दूसरा आपका नॉर्मल है। इस वाली फीमेल के केस में भी क्या होगा, ये बने कैरियर, ये हमारी कैरियर बन जाएगी। अब बात कर लेते हैं वापस में आके। ठीक, अब ये क्या कहता है नीचे, यदि मेल में उपस्थित एक्स क्रोमोसोम कलर ब्लाइंड होता है तो मेल कलर ब्लाइंड होगा। तो मतलब मेल के पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है, अगर वो कलर ब्लाइंड वाला हो गया तो मेल कलर ब्लाइंड ही होगा। ठीक है, तो यहां पे हम देखें अपने प्रश्न के आंसर में, ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये कैसा है, यहां पर कलर ब्लाइंड है। इस वाले इसमें देखें तो ये कैसा है, यहां पर ये भी कलर ब्लाइंड है। तो ये क्या बन जाएगा, कलर ब्लाइंड। ये क्या होगा, कलर ब्लाइंड, और ये वाला भी क्या होगा, कलर ब्लाइंड। तो हमारे पास आंसर क्या है यहां पे, कि जब एक आपकी महिला का विवाह होता है जो कलर ब्लाइंड होती है, उसका एक हेल्दी पुरुष के साथ होता है, तो यहां पर जितने भी फीमेल संतानें बनेंगी सारी की सारी कैरियर होंगी, जबकि जितने भी नर संतानें बनेंगी ये सारी कलर ब्लाइंड होंगी। आपके पास रिजल्ट है, क्योंकि हमने चारों संतानें दिखा दी यहाँ पे। चारों में से आप देखिए दोनों महिलाएं कैरियर है और दोनों पुरुष यहाँ पर कलर ब्लाइंड होने वाले हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा उसको बता देते हैं। तो क्या आपने ये चार्ट नोट कर लिया, यदि हां तो हाथ खड़ा कर दीजिए बेटा। अब इसका आंसर दे देते हैं हम प्रश्न का। तो आंसर क्या है हमारे पास, ठीक है, ऊपर बताए गए जोड़े से उत्पन्न होने वाली संतानों में सभी नर संतान कलर ब्लाइंड होंगे, जबकि सभी मादा संतान कैरियर बनेगी। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो किसके थ्रू आया है, हमने चेक किया है इसको क्रॉस से। ठीक है, हमने इसको क्रॉस के थ्रू चेक किया।
ठीक, अब आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था, दूसरा मेथड बताता हूँ आप कैसे करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको एक पुनेट स्क्वायर बनाना है, जैसा कि हम हर बार की क्रॉस के अंदर करते हैं। और उसमें क्या करेंगे, एक तरफ रख देंगे मेल को और दूसरी तरफ रख देंगे फीमेल को। ठीक है, अब उसके अंदर सिंपल सा तरीका है, तो यहाँ पे फीमेल के लिख दीजिएगा एक्स डैश एक्स डैश, इधर मेल के लिख दीजिएगा सिंपल एक्स वाई। तो यहाँ पे आप ऐसे दिखा सकते हैं। तो आप इस तरह से भी इसको बता सकते हैं। तो अभी भी आपके पास में 4 संतानें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 2 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। ठीक है, तो सेम हमारे पास यहाँ पे भी आता है। अगर आप वैसा क्रॉस नहीं कर सकते तो आप इस तरह से समझा सकते हैं। ठीक है, इसको पुनेट स्क्वायर कहते हैं। तो पुनेट स्क्वायर को आप यूज करते हैं जेनेटिक्स के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर जो है आपके पास क्वेश्चन आता है पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा। अब पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन कैसे आता है देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बस समझने की प्रयास करेंगे तो प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, आप उसको आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार का प्रश्न आता है, मैं आपको बता देता हूं। ये जो आपके पास प्रश्न आया था ये वाला, ठीक है, जो हमने प्रश्न देखा है ये वाला, यही प्रश्न आपके पास में दूसरे की तरह से भी आ सकता है। और आपको बताना है कि ये जो पेडिग्री चार्ट है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो ये इस प्रकार से हो सकता है, देखिए ये इस प्रकार से आपके पास प्रश्न आ सकता है। अब यहां पर इसको पूरा अपने आप फिल कर लीजिएगा। ये पेडिग्री एनालिसिस वाला क्वेश्चन है। ये इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आता है। अब इसके अंदर हमें पहचानना है कि यहाँ पर कौन सा हमारा कलर ब्लाइंड है, कौन सा हेल्दी है और कौन सा हमारा जो है यहाँ पर कैरियर है, उसको हमें समझाना है। तो ये प्रश्न भी हमारे पास आते हैं, क्योंकि बोर्ड के अंदर भी एक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और नीट के अंदर भी ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसको हम कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ पर बहुत आसान तरीका है। प्रश्न उसी प्रकार से है जिस प्रकार से पहला आपका प्रश्न था। तो पहला प्रश्न क्या था कि महिला कलर ब्लाइंड है और पुरुष हेल्दी है। तो आपको याद होगा जब मैंने कल पेडिग्री पढ़ाया था तो उसमें क्या बताया था, जो डार्क कलर है वो किसके लिए है, डार्क कलर है ग्रसित के लिए, और जो आपका लाइट कलर है, लाइट कलर किसके लिए है, लाइट कलर होता है आपके हेल्दी के लिए। अब यहाँ पे जो आधा डार्क है आधा लाइट है, ये रिप्रेजेंट करता है कैरियर को। ठीक है, तो वहां पे हमने जो केस पढ़ा था वो क्या था, क्वेश्चन ये कह रहा था कि जो महिला थी वो कलर ब्लाइंड थी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये क्या है, ये है मादा, ठीक है, और ये है नर। ठीक, इनका विवाह हुआ, इसलिए हमने बीच में इनके सिंगल लाइन दिखाई ये वाली, जैसे कल आपको पूरा समझा दिया था। ठीक है,
तो इनसे ये संतानें बनी, तो इसलिए नीचे की तरफ हमने दिखाई हैं। तो यहां पे अगर मैं आपको हिंट दूं तो हिंट क्या होगा इसका? हिंट ये होगा, ऊपर माता पिता, नीचे संतानें। ऊपर माता पिता है और नीचे की तरफ संतानें हैं उनकी, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास में किस प्रकार से ये आंसर देंगे इसका? क्वेश्चन ही आपके पास ये आ जाएगा, बताए गए चार्ट में कलर ब्लाइंडनेस की वंशागति को समझाइए। बताए गए चार्ट में कलर ब्लाइंडनेस की वंशागति को समझाइए। तो वंशागति क्या कह रही है इसकी? आंसर देख लीजिएगा इसका। तो पहले ये चार्ट बनाइए और इसके साथ में लिख लीजिएगा, बताए गए चार्ट में या दिखाए गए दिखाए गए चार्ट में कलर ब्लाइंडनेस की वंशागति को समझाइए। बताए गए चार्ट में कलर ब्लाइंडनेस की वंशागति को समझाइए। आपके पास ये प्रश्न आ जाएगा। अब आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। तो अब हम इसके प्रश्न का जवाब दें तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा तरीका है इसको समझाने का। देखिए यहाँ पे हमने डार्क दिखाया है, तो ये फीमेल कैसी है? कलर ब्लाइंड। ये मेल कैसा हो गया? हेल्दी, ठीक है। इधर वाले केस में हम बात कर लेते हैं। ये जो हमारे पास में फीमेल है, ठीक है, ये क्या बनी हमारे पास? फीमेल। ये कैसी होगी? कैरियर, ठीक है। ये क्या है? ये भी फीमेल है। ये फीमेल क्या बनेगी? कैरियर, ठीक। इसमें बात करें, ये क्या है? ये है मेल। अब क्योंकि डार्क है तो ये क्या है? कलर ब्लाइंड। और ये भी क्या है? मेल। ये भी क्या है? कलर ब्लाइंड। अब इसको आपको कैसे बताएंगे आंसर इसका? बहुत सिंपल सा है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर के अंदर? देखिए आंसर यहीं लिख देंगे हम। और आंसर क्या लिखेंगे? देखिए ऊपर दिए गए चार्ट में, ऊपर दिए गए चार्ट में, ऊपर दिए गए चार्ट में पेडिग्री चार्ट में माता कलर ब्लाइंड, माता कलर ब्लाइंड तथा पिता सामान्य है पहला। दूसरा, ठीक है, इनकी संतानों में सभी पुरुष कलर ब्लाइंड तथा सभी महिला कैरियर है। सभी महिला कैरियर है, क्योंकि आप चार्ट से देख सकते हैं, यहाँ पे चार्ट आपको साफ तौर पे बता रहा है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद डियर कलर ब्लाइंडनेस तो यहाँ पर आपका समाप्त हो जाता है। इसकी आपकी मैंने वंशागति भी बता दी और वंशागति से आप प्रश्न भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला आता है आपके पास सिकल सेल एनीमिया। ये सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, किस प्रकार से होता है, किसकी वजह से होता है? तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर आपसे वंशागति नहीं पूछी जाती है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया के अंदर आपसे पूछा जाता है कि सिकल सेल एनीमिया किसकी वजह से होता है। हम उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपने यह प्रश्न
नोट कर लिया होगा, उसका आंसर भी नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे किसको? सिकल सेल एनीमिया। हम पढ़ेंगे यहां पर सिकल सेल एनीमिया। चलिए, तो नेक्स्ट आता है डियर यहां पर सिकल सेल एनीमिया। तो जो तीसरी हमारे पास बीमारी है वो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, देखिए एनीमिया जो नाम दिया जाता है, किसी की अंदर अगर रक्त की कमी होती है तो हम उसको एनीमिया कहते हैं। ठीक है, अब अगर पर्सन के अंदर सिकल सेल एनीमिया के केस की बात करें तो यहां पर क्या होता है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, ये लाल रक्त कणिकाएं अर्धचंद्राकार हो जाती हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो इसको आप सिंपल से तरीके से बता देंगे, और कैसे बताएंगे? इस डिसऑर्डर में, ठीक है, इस डिसऑर्डर में इंडिविजुअल की कोशिकाएं सिकल सेप्ड मतलब अर्धचंद्राकार हो जाती हैं। तो ये कैसी हो जाएंगी? सिकल सेप्ड हो जाएंगी, अर्धचंद्राकार हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब ये जो हमारे पास डिजीज है ये होती है ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। ठीक है, यह है ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर होता है, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। अब ये तभी हो सकता है जब हमारे जो किसी ऑफस्प्रिंग या फिर संतान के जो माता पिता हैं दोनों ही कैरियर हों, दोनों ही कैरियर हो, या फिर एक कैरियर हो और एक यहां पर इससे ग्रसित हो, या फिर आप कह सकते हो कि दोनों के अंदर यह अवस्था उपस्थित हो, या फिर आप कह सकते हो कि अगर एक आपका हेल्दी है और दूसरा आपका कैरियर है, या फिर जो दूसरा है वो आपका इस बीमारी से ग्रसित है, तो उसके अंदर ये बीमारी संतान में नहीं आएगी। तो इसलिए हम बताते हैं यह डिसऑर्डर मुख्य रूप से संतानों में तब ही प्रदर्शित होता है जब माता एवं पिता दोनों ही, जब माता एवं पिता दोनों ही इस डिसऑर्डर के कैरियर होते हैं। जब दोनों इसके कैरियर होंगे तभी ये संतान में हमारे सामने प्रदर्शित होगा, वरना यह हमारे सामने प्रदर्शित नहीं होगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। अब ये कैसे होता है, तो देखिए हमारे पास में जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, आप जानते ही हैं इसको। अब हीमोग्लोबिन के पास में दो चेन होती है, एक होती है अल्फा चेन, एक होती है बीटा चेन। अगर बीटा चेन के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो हमारे पास में यह बीमारी देखने को मिलती है। ठीक, तो हम क्या बताते हैं, देखिएगा, इस डिसऑर्डर में
ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन के बीटा चेन। हीमोग्लोबिन क्या होता है आपका? एक पोरफायरिन रिंग से बना हुआ आपका, ठीक है, एक प्रोटीन ही होती है जिसके अंदर आपकी 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में म्यूटेशन हो जाता है, तो म्यूटेशन की वजह से ही आपको ये दिखाई देगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब इस डिजीज को जो कंट्रोल किया जाता है वो हमारे पास में कैसे कंट्रोल किया जाता है? इस डिजीज को कंट्रोल किया जाता है हमारे पास में, ठीक है, इसका एक कंडीशन होती है। वो कैसे होती है? ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में जो एलिल्स बनेंगे इसके, वो HbA और HbS के नाम से बनते हैं। ठीक है, तो एलिल्स को हम दिखा देते हैं। यहाँ पे एलिल्स कैसे बनेंगे? इस डिजीज को नियंत्रित करने वाले एलिल्स HbA तथा HbS होते हैं। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से होगा हमारे पास। अब देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो आशा करता हूं बेटा आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब इसको हम आगे देखते हैं, इसमें कैसा हमें देखने को मिलता है। देखिए अब क्या क्या कंडीशन होगी। पहला हम देख लेते हैं यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट। तो होमोजाइगस डोमिनेंट जो होता है इसके अंदर क्या कंडीशन आएगी हमारे पास? HbA एंड HbA ये नॉर्मल हो गए दोनों ही आपके। तो ये कंडीशन क्या हो गई? नॉर्मल। ठीक है, आती है हमारे पास में हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा? देखिए HbA एंड HbS ये अवस्था आ जाएगी। तो पर्सन क्या बनेगा हमारे पास? कैरियर। पर्सन बन जाएगा हमारे पास कैरियर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट होमोजाइगस रेसेसिव। अब होमोजाइगस रेसेसिव के अंदर क्या कंडीशन होगी? देखिए होमोजाइगस रेसेसिव के अंदर हो जाएगा HbS एंड HbS। और आपको पता है रेसेसिव जो भी हमारे पास लक्षण होते हैं जब ये होमोजाइगस कंडीशन में आते हैं तो ये प्रदर्शित हो जाते हैं। और यहां पे क्या होगा? ठीक है, डिजीज उपस्थित। तो यहां पर डिजीज उपस्थित हो जाएगी। ठीक है, यहां डिजीज हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर, ठीक, जो हमारे पास में जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन होता है, ये म्यूटेंट हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ में पॉलीमराइजेशन कर लेता है और क्या होगा? ये आरबीसी को सिकल शिफ्ट बना देगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? इस म्यूटेटेड का मतलब हो गया डियर उत्परिवर्तित। इस म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसीज
सिकल शेप्ड हो जाती हैं, आरबीसीज सिकल शेप्ड हो जाती हैं, तथा इससे पर्सन में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम हो जाता है। तो जो पर्सन होगा उसके अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा इसके फलस्वरूप। ठीक है, तो ये हमने बताया किसके बारे में, ये हमने बता दिया आपको सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो ये था हमारा सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो डियर अब हमारे पास जो बचा है इसके अंदर डिजीज, क्रोमोसोमल डिजीज, इसमें आपके पास में दो ही बचे हैं, एक फिनाइलकीटोनुरिया होता है, एक थैलेसीमिया होता है। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, कल पहले इनको समझेंगे जो हमारे पास में ये डिजीज होती हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग मेंडेलियल जो हमारे पास में कॉन्सेप्ट है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनका भी स्टडी करेंगे। सो डियर, मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आज आप लोगों को समझाया है और किस तरह से हम इनकी जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करते हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ज्यादा समय बचा नहीं है, तो आज मैं एक स्कूल से बात करना चाहूंगा। जीआईसी गदौली, चलिए बेटा पहले आप बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा बेटा कि आपको समझ में आ रहा है टॉपिक जो पढ़ाया जा रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा सर। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, और थोड़ा थोड़े में बाकी परेशानी क्या आ रही है बेटा? जी सर, थोड़ा ठीक है, जरा इंग्लिश अपनी में प्रॉब्लम है सर। बेटा इंग्लिश तो इतना ज्यादा यूज किया नहीं है हमने, टर्म्स हैं, टर्म्स तो देखो इंग्लिश में चलती हैं, वो मैंने पहले भी बताया, साइंस के अंदर टर्म्स तो इंग्लिश में ही चलती हैं, क्योंकि हिंदी के अंदर जो है ना रीजनल लैंग्वेज के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाता है, बहुत ज्यादा। सर जो शब्द आप इंग्लिश में बताते सर, थोड़ा हिंदी मतलब हिंदी में बताना चाहिए सर। अच्छा, जैसे कि डिजीज क्या होती है ना, जैसे हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस क्या होता है, ये चीजें। चलिए ठीक है, ये मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है, बाकी आपकी क्लास में किसी और के साथ कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी समझ में आ रहा है पूरा? जी बाकी समझ में आ रहा सर। ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू। तो चलते हैं अभी जीआईसी अलकापुरी की तरफ। जीआईसी अलकापुरी। हाँ बेटा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, नाम क्या है आपका? संतोषी। संतोषी। बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है सबको पूरा पढ़ाया हुआ? यस सर, समझ में आ रहा है। कोई इशू, मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम हिंदी इंग्लिश के साथ में कोई इशू? सर नहीं, प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। अच्छा बेटा, आप लोग जो है मतलब डेली क्लास क्यों नहीं लॉग इन करते हैं? सर कभी तो मतलब ऐसा होता ना, हमारे यहाँ दूसरी वर्चुअल क्लासेस भी चलती है, तो इसलिए आनंदम भी चलती है, तो इसलिए एक दिन उनकी बारी आती है, एक दिन हमारी बारी आती है। ओके, ठीक है, चलिए। तो बाकी आप कोई सजेशन देना चाहेंगे अपना? नो सर। चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। तो आपसे बात करके अच्छा लगा। थोड़ा टाइमिंग की। हाँ, टाइमिंग का क्या? टाइमिंग चेंज नहीं हो सकती हमारी? टाइमिंग बेटा, अब तो प्रोजेक्ट भी समाप्ति की ओर है। यस सर। ठीक है, इस हफ्ते ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यस फिर सर। अगली बार देखेंगे आपका टाइम को लेके कुछ। ठीक है? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर करते हैं। थैंक यू बेटा। आज का लेक्चर करते हैं हम लोग यहीं पर समाप्त। हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, जिसके अंदर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे, और जो मेंडल ने अपनी क्रॉस कराई थी, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, उसके रिगार्डिंग जो प्रश्न होते हैं उनके आंसर देंगे हम कल। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, ऑल द बेस्ट।